कुमार के साथ आलोचना का संपादन कर रहे हैं। और आलोचना की यह जो दूसरी पारी है या तीसरी पारी या चौथी पारी है ऐतिहासिक क्रम में देखने पर यह बहुत ज़्यादा पुनर्नवा होकर के और एक नवोन्मेष के साथ हमारे सामने आई है। बहुत सारे नए युवाओं को स्पेस दिया जा रहा है। तो सर को मैं महाश्वेता देवी पर बोलने के लिए आदर बात कह रहा था कि साहित्य में मानवाधिकारों की बात होती है, लेकिन खाने के बाद भाषण सुनना और भाषण देना ये मानवाधिकारों का उल्लंघन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बहरहाल, एक तो मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ आयोजकों को कि महाश्वेता देवी के शताब्दी वर्ष की एक तरह से शुरुआत हो गई है और ये कम से कम मेरे जानते हैं पहला कार्यक्रम है जो कि महाश्वेता देवी पे केंद्रित है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य को अगर हम क्यों ऐसा है इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। महाश्वेता देवी ऐसी लेखक नहीं है जिनको याद करना आसान है। अगर विशुद्ध राजनीतिक समीकरणों स्थितियों को देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि शायद आज की कोई भी मुख्य धारा की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी जिसमें महाश्वेता देवी बहुत अच्छी तरह से फिट हो सके। लेकिन ये तो एक बात है, इससे भी बड़ी बात यह है कि महाश्वेता देवी का लेखन कुछ ऐसे सवाल उठाता है, कुछ ऐसे सवालों पे सोचने के लिए हमें प्रेरता है जिस पे हम सोचना नहीं चाहते। जैसे सबसे बुनियादी सवाल यह है कि साहित्य किस लिए होता है, साहित्य क्या होता है, किस लिए होता है, किस लिए होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसको महाश्वेता जी ने अपनी पूरी रचना यात्रा में बहुत सारी किताबों में बहुत तरीके से उठाया। 1084 की माँ में ये बात बार बार आती है कि ये कैसे हो रहा है कि जिस समय बंगाल में हजारों नौजवान मारे जा रहे हैं, उनका शिकार किया जा रहा है, गरीब लोग, गरीब किसान सबसे भीषण उत्पीड़न और दमन के दौर से गुजर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा बंगाल में नहीं हो रही है। और इस बंगाल के और बांग्लादेश के लेखक जो बड़े प्रगतिशील हैं, जनवादी हैं, लोकतांत्रिक हैं, जो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका की आवाज उठाते हैं, बांग्लादेश की लड़ाई की बात करते हैं, वो कोई भी बंगाल में जो हो रहा है उसकी बात नहीं करते। ये कैसे हो सकता है कि जो आंखों के सामने हो रहा है उस पर बात नहीं हो रही? कैसे हो सकता है कि जब रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज शिकार हो रहे हैं, उस समय लोग आराम से कविता सम्मेलन कर रहे हैं, कविता उत्सव कर रहे हैं, तरह तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं और किसी के माथे पे कोई शिकन नहीं है, और ये सब वो लोग भी कर रहे हैं जो कि प्रगतिशील और जनवादी लोग हैं। तो ये एक सवाल है जो उठाती हैं, वो कहती हैं कि साहित्य, जो बात बार बार कही जा रही है कि वो एक एक्टिविस्ट राइटर थे, साहित्य साहित्य के लिए नहीं हो सकता। अगर साहित्य साहित्य के लिए है, अगर साहित्य इसलिए है कि ठीक है साहित्य की एक दुनिया है और साहित्य के लोग हैं और उसमें आप क्या उपलब्धि हासिल करते हैं ये महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें केवल एक विषय मात्र हैं, तो ये केवल कमजोर साहित्य नहीं है
बल्कि ये साहित्य ही नहीं है, एक विश्वासघात है। तो एक्टिविस्ट राइटर, एक बात जो उन्होंने कही थी कि जो कहानी होती है वो कहानी केवल इतिहास का एक वैकल्पिक आलेख नहीं है, केवल एक और तरह से इतिहास लिखना नहीं है, बल्कि वो स्वयं इतिहास है। आप जो लिख रहे हैं वो उसी तरह से एक हस्तक्षेप है, एक इंटरवेंशन है, जैसे वो बाकी सारी चीजें हैं जो आप जिंदगी में करते हैं। तो हम लोग जो सुनते आए हैं कि जीवन का प्रतिबिंब है, समाज का प्रतिबिंब है, इस पे वो सवाल उठाती हैं और कहती हैं प्रतिबिंब का मामला नहीं, ये जीवन कर्म है। और इसलिए आप जिन विषयों पे लिखते हैं उन विषयों को एक सब्जेक्ट के रूप में आपके साहित्य में आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। वो विषय खुद ही सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो वो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने गरीबी पे लिखा, आदिवासी पे लिखा, और लोगों ने उसका आनंद उठाया, आपकी तारीफ की, आपको इनाम मिल गया, अवार्ड मिल गया, और आप सफल हो गए, आपकी कहानी खत्म हो गई। तो वो ये जो भूमिका है साहित्य की, उस पर वो गंभीरता से बार बार सवाल उठाती है। और इसलिए उन्होंने जो जीवन चुना था, पूरा जीवन जिस तरह से उन्होंने, जिसको डी नोटिफाइड कम्युनिटीज कहते हैं, जिसमें घुमंतू कबीले, अर्धघुमंतू कबीले और आदिवासी लोग उनके साथ रहते हुए, उनके साथ काम करते हुए पूरा जीवन बिताया। आदिवासी लोग उनको दीदी कहते थे और शबर आदिवासी उनको माँ कहते थे। बहुत सारे सम्मान मिले महाश्वेता देवी को, लेकिन उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में, शायद वही पंकज सिंह वाले इंटरव्यू में, कि जो सबसे बड़ा सम्मान था उनका, शबर लोगों ने उनको सम्मानित करने के लिए अपने तालाब की मिट्टी लेके आए थे और कोयले की राख लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी माएं शैम्पू से बाल नहीं धोती हैं, तालाब की मिट्टी से बाल धोती हैं, तो हम अपनी माँ के लिए तालाब की मिट्टी लाए हैं और मुंह धोने के लिए कालिक लेके आए हैं, और एक गमछा लाए हैं 25 रुपए का, जिसके लिए 5 गांव के लोगों ने 1-1 रुपया चंदा दिया। तो ये रिश्ता जो था उस समाज के साथ, जिसके बारे में वो लिख रही, इस रिश्ते की तरफ लोगों का ध्यान खींचना, साहित्यकार की और साहित्य की भूमिका को इस रूप में देखना, ये वो चीज है जिसके लिए हमें महाश्वेता देवी को याद करने की जरूरत है। अगर वो जीवन नहीं है तो फिर हम महाश्वेता को देवी को ठीक से याद नहीं करते। दूसरा जो सवाल वो बार बार उठाती हैं कि ऐसा कैसे हो कि आप जब किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, किसी यथार्थ के बारे में लिख रहे हैं, यथार्थ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन के ना रह जाए, एक उपभोग की वस्तु बन के ना रह जाए। आपने अखबार खोला, आपने खबर पढ़ी, आपने पत्रिका निकाली, एक रिपोर्ट पढ़ी, आप रोमांचित हुए, आपको खास तरह की उत्तेजना महसूस हुई, और एक लेखक, एक पत्रकार, उसको आपने बधाई दी और वो बात खत्म हो गई। ये संघर्ष है एक लेखक का, एक पत्रकार का, जो उनका टेरोडैक्टिल उपन्यास है। बाकी बहुत सी रचनाओं की बहुत चर्चा उसकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वो बहुत केंद्रीय रचना है महाश्वेता देवी के लिए, और अद्भुत है अपने आप में। भारतीय साहित्य में, आधुनिक भारतीय साहित्य में मैजिकल रियलिज्म की भी पहली बड़ी उपस्थिति उसमें दिखती है। तो अब टेरोडैक्टिल क्या है? टेरोडैक्टिल एक मिथिकल किस्म का जीव है, जिसके बारे में आदिवासी लोग, जो बिरहा गांव के आदिवासी हैं, जो पाताल जैसी किसी जगह में है, जहां लोग भूख से परेशान हैं, पानी नहीं है, जंगल कट गया है,
खाने को नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार है प्रशासन का, बहुत सारी चीजें हैं। लोग कंकालों में बदल गए हैं आदिवासी लोग, उसके बारे में कहानियां, लेकिन स्टोरीज जब आ रही हैं तो वो स्टोरीज अपने आप में रोमांचित करती है। जैसे भूख से मरते हुए किसी इंसान की स्टोरी अखबारों में आती है तो वो रोमांचित करती है, मार्मिक बात। तो वो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जीव है, कोई चिड़िया जैसी चीज है जो आती है, उनके बीच है। फिर एक पत्रकार जब इन्वेस्टिगेशन करने जाता है वहां, तो पहले वो उसकी एक तस्वीर देखता है जो चट्टान पे बनाई गई है, और फिर बाद में वो उस जीव को आदिवासियों के साथ देखता है। वो पक्षी जैसी जो चीज है उसको ये अखबार का रिपोर्टर भी देखता है। हालांकि वो रिपोर्टर कैसे देखता है, इस पूरे प्रकरण को उसमें काफी धुंधला रखा गया है। आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो भौतिक रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आदिवासी लोगों के लिए वो एक वास्तविक भौतिक उपस्थिति है, और पत्रकार भी उस चीज को महसूस कर रहा है कि हमने देखा वो चीज आती है और चली जाती है, गायब हो जाती है। जब वो गायब हो जाती है तो आदिवासी लोगों के लिए एक संदेश है कि जैसे वो उनका कुल देवता हो और वो आखिरी बार आके चला गया, वैसे ही अब इस धरती पे उनका समाज भी चला जाने वाला है, चला जा रहा है, और उसे बचाया नहीं जा सकता। ये संदेश जैसे वो देखेंगे। अब यहाँ पे जो इस पत्रकार की दुविधा है कि टेरोडैक्टिल क्या है, क्या वास्तव में हमने उसको देखा है कि नहीं देखा है, और जो आदिवासी लोग टेरोडैक्टिल को देख रहे हैं, इसके बीच का जो विषमवाद है, वो कहानी एक जैसे रूपक बनाती है कि ये आदिवासी समाज भी हमारे लिए एक टेरोडैक्टिल की तरह ही है। हम उसको बाहर से ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई रहस्यमय ऐसी चीज हो, कोई एक ऐसी सच्चाई हो जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, देखेंगे भी तो जादू की तरह हमें नजर आएगा। बार बार वो अपनी कहानियों में, सभी कहानियों में कम्युनिकेशन कैसे होता है, संवाद कैसे होता है, दो समुदायों के बीच, दो तरह के लोगों के बीच संवाद कैसे होता है, इसका सवाल उठा। क्या बाहर के लोग जो बाहर से जाते हैं आदिवासी समाजों में, क्या वो उनकी भाषा समझ भी सकते हैं? क्या वो लाख कोशिश करके भी समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं? और क्या आदिवासी लोग उनकी बात समझ सकते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं। थोड़े से पानी के लिए, भैंस के लिए एक हत्या हो जाती है आदिवासियों की। अब ये कहानी बनती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक भैंस इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है कि उसके लिए किसी की हत्या हो जाए? क्या शहरी समाज का कोई व्यक्ति इस बात को समझ सकता है? वो तो यही कहेगा कि साहब ये तो अजीब जहालत है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, भावुकता है। पर उस समाज के लोगों के लिए जो भैंस का सवाल है, या पानी का सवाल है, या बकरी का सवाल है, उस पे उनका पूरा जीवन निर्भर है। वो उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। लेकिन हम जब बाहर से देखते हैं चीजों को, तो वो चीजें हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। यही 1084 की मां में भी ये सवाल बार बार उठता है कि कैसे वो जो लड़के संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई भाषा है, क्या ऐसा कोई पुल है जिससे कि जो नागरिक समाज है वो उन विद्रोही लोगों की बात को सुन सके या समझ सके? तो एक लेखक के सामने, साहित्यकार के सामने ये सवाल रहता है, दोनों सवाल रहते हैं कि वो जिनके बारे में लिख रहा है, पहले तो वो उनकी बात कैसे समझे, उनकी भाषा कैसे समझे। चिड़िया चिड़ियों की भाषा समझ लेती हैं, आदिवासी लोग पेड़ों और चिड़ियों की भाषा समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य दूसरे मनुष्यों की भाषा नहीं समझ पाता। तो ये जो एक रचनात्मकता के सामने एक सवाल है कि ये गैप कैसे पूरा हो।
और दूसरा सवाल ये कि जब आप लिखें तो कैसे वो एक ऑब्जेक्ट, एक उपभोग की वस्तु न बन जाए। माफ कीजिएगा, फोन बार बार आता है। हेलो, सेमिनार में तो अगर आप देखें महाश्वेता देवी के लेखन को, तो वहां इस बात पे एक सचेत कोशिश मिलती है कि साहित्य केवल संवेदना को जगाना नहीं है। अगर वो केवल संवेदना को, केवल एहसास को ही जगा रहा है, चाहे वो कितना ही मार्मिक क्यों न हो, तो वो फिर केवल एक उपभोग की वस्तु ही बन के रह जाएगा। आपका लेखन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मन में इतने बेचैन करने वाले सवाल पैदा कर दे, इतने बेचैन करने वाले सवाल पैदा कर दे कि वो कुछ करने के लिए मजबूर हों, या अगर वो कुछ ना करें तो शर्मिंदा महसूस करें। आपको पढ़ के, कोई मार्मिक अनुभवों से गुजर के और कुछ अच्छा पढ़ लेने के एहसास के साथ बात खत्म कर दे, उस तरह का साहित्य महाश्वेता देवी की नजर में कोई साहित्य नहीं। ऐसे सवाल उठा सके आपका साहित्य कि वो उससे बेचैनी पैदा हो। आप देखिए, बहुत सारी जो रचनाएं हैं महाश्वेता देवी की, वो एक इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में चलती हैं। जैसे टेरोडैक्टिल की मैंने बात की, एक पत्रकार है जो एक आदिवासी गांव में जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, खोज करने जा रहा है कि वहां असल में वो क्या रहा। अगर आप 1084 की माँ को भी देखें तो इसमें ये माँ है, वो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, वो भी खोज करती है। हालांकि अपने बेटे की मौत के बाद उसको ये झटका लगता है और ये खोज करने निकलती है कि आखिर ये बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं, ऐसी क्या बात थी, कौन सी चीज इसको समझना जरूरी है। और इसको समझने के लिए वो उन सब माओं से मिलती है जिनके बच्चे मारे गए, वो उन जगहों पे जाती है जहां उन्होंने समय बिताया, वो पुराने कागजात खोजती है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। और ये इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होता है। और मास्टर साहब में भी आपको ये चीज़ मिलेगी, हालांकि उसमें कहानी की शक्ल में वो चीज़ें कही गई, लेकिन उस कहानी के साथ साथ लगातार ये सवाल चलते रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। ये जो तरीका है, ये जो शिल्प है, कथ्य और शिल्प की जो बहस चल रही है, उसमें भी इसको याद करना चाहिए। उसमें वो अपने पढ़ने वालों को अपने साथ साथ एक इन्वेस्टिगेटर बना देती है। आप एक जांच में शामिल हो जाते हैं, एक ऐसी जांच में शामिल हो जाते हैं जिसमें बहुत गहरे सवाल छुपे हुए, और फिर परत दर परत आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप ये भी देखिए, इसमें भी थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है कि महाश्वेता देवी के लेखन में कोई इजी बाइनरीज नहीं है, जिसको हम द्विचर विलोम कहते हैं, काला सफेद, सच्चा झूठ, दुख सुख, अच्छा बुरा, पूंजीवाद, समाजवाद, इस तरह की आसान बाइनरीज नहीं। क्योंकि आसान बाइनरीज बहुत आसान होती है, आपके सामने सच और झूठ रख दिया गया तो बहुत आसान है कि आप सच का चुनाव कर लें, बहुत ज्यादा कुछ सोचने के लिए नहीं है। अच्छा बुरा रख दिया गया, बच्चे का चुनाव कर लेंगे, इसमें बहुत सवाल नहीं पैदा होते, बहुत बेचैनी नहीं पैदा होती। लेकिन 1084 की मां में व्रती और उसके साथियों की जो हत्या होती है, वो हत्या पुलिस एनकाउंटर में नहीं होती है। अगर कोई नक्सल दौर की कहानी लिख रहा है तो उसके लिए आसान होता, स्वाभाविक होता कि वो अगर किसी नक्सलवादी, क्रांतिकारी की मौत के बारे में लिख रहा है तो पुलिस एनकाउंटर में उसको मरता हुआ दिखाया। लेकिन व्रती की मौत पुलिस एनकाउंटर में नहीं होती। व्रती को उसके साथी जहां शरण लेते हैं, जिस घर में, जिस मोहल्ले में थोड़ा सा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का मोहल्ला है वो, और उस मोहल्ले में भी एक बहुत गरीब परिवार है जहां वो जाके शरण लेते हैं, उस
परिवार का बेटा भी है। उसी मोहल्ले के लोग उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं। उसी मोहल्ले के लोग, आम नागरिक, गरीब, अपेक्षाकृत गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जिनके लिए वो सारी लड़ाई हो रही थी, जिसके लिए पूरी क्रांति घटित हो रही थी, वही लोग जब उनको खबर मिलती है कि कुछ नक्सलाइट आके यहाँ पे छुपे हुए हैं, चूंकि उनका दिमाग ऐसा बना दिया गया है, दिन रात जो प्रचार हो रहा है अखबारों में, मीडिया में, जिसमें एक ही बात कही जा रही है कि नक्सलाइट बड़े खतरनाक लोग हैं, समाज के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं, इनकी हत्याएं जितनी हो रही हैं वो सब देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना, ये पुराने जमाने की बात है, नए जमाने की बात नहीं है। नया जमाना तो आप जानते हैं, अब तो राम राज्य आ चुका है। उस जमाने में तो ऐसी कोई बात होने वाली है नहीं, लेकिन ये उस जमाने की बात है। ऐसा दिमाग बना दिया गया है लोगों का कि लोग ये समझते हैं कि ये नक्सलाइट ये सचमुच हमारे दुश्मन हैं। एक बात, अगर वो ये नहीं भी समझते हैं तो भी वो ये समझते हैं कि अगर ये हमारे बीच रहेंगे तो हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में पुलिस आ जाएगी, सरकार की नज़र पड़ जाएगी, हमें परेशान किया जाएगा, या फिर ये लोग रहेंगे तो हमारे नौजवान, हमारे लोग वो खतरे के शिकार हो जाएंगे। वो इतना ज़्यादा वो डर, वो फियर, वो नफरत इतनी ज़्यादा भर दी गई लोगों के दिमाग में कि वो पुलिस को भी बाद में इन्फॉर्म करता, पहले वो जाके हमला करता। ये लोग वहां जाके ठहरे हुए हैं, ये खबर भी उन लोगों तक, उनके ही बीच का कोई व्यक्ति पहुंचाता जो विश्वासघात करता है। अब ये जो ट्रोप है, आप इस उपन्यास को पढ़ें तो केवल व्रती के साथ आपकी सहानुभूति हो और उसकी माँ के साथ सहानुभूति हो, और माँ की नज़र से आप ये देख पाएं कि एक आदर्शवादी नौजवान को जब कोई समाज मार डालता है तो उसकी पीड़ा क्या होती है, एक बच्चे के मरने की पीड़ा क्या होती है। इतना ज़्यादा ब्रूटलाइजेशन हो गया है हमारा आपका। आप देखिए, सारी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा पिछले साल भर में जिस देश के बड़े शहरों में जो गजा में महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं, जो नागरिक मारे जा रहे हैं, 60,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे वहां सैनिक आक्रमण करके, बम बरसा के मार दिए गए। दुनिया का कोई देश नहीं है। अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, इवन इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं, यूरोप के हर देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो पहले कभी देखी नहीं गई कि दुनिया में कोई ऐसी घटना घट रही हो। सिर्फ ये कि वो नहीं हो रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि बहुत से लोग या तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम कोई साइड नहीं लेते, हम तटस्थ हैं, हम निरपेक्ष हैं, या वो ये कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो एक तो ये ब्रूटलाइजेशन हो गया है कि आपको मरते हुए बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे। तो एक बच्चे का मरना क्या होता है इसको आप भले महसूस उसको कर ले, लेकिन और जो सारे जटिल सवाल उसमें गुथे हुए हैं, ये क्वेश्चन पोज कर देती हैं महाश्वेता देवी। अगर वो उसको सीधे सीधे एनकाउंटर की कहानी बनाती तो ये क्वेश्चन पोज नहीं होते। आप उसमें देखें कि जो माँ है, उसका जो अपना घर है, उस घर के लोगों की पहली ये कोशिश होती है, जब वो खबर मिलती है कि व्रती मारा गया है, तो घर के पिता की और भाइयों की और बहनों की
सबकी पहली कोशिश ये होती है कि कैसे इस खबर को रोक दिया जाए। सचमुच मर गया कि नहीं मर गया, वहां जाके मोर्चरी में उसको आइडेंटिफाई भी करने की उनको फुर्सत नहीं है। उनकी पहली ये चिंता है कि किसी भी कीमत पे ये खबर दबा दी जाए, ये किसी को पता नहीं चले कि हमारे घर का एक बच्चा नक्सलाइट हो गया। उस घर की अपनी जो राजनीति है, एक पिता का जो वर्चस्व है, एक ऐसा पिता है जो अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है और जिसकी इस गैर वफादारी को उसके बच्चे भी जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन वो बच्चे उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। वे बच्चे उस पिता को सपोर्ट करते हैं और वे बच्चे एक तरह से अपनी मां से ही खफा रहते हैं। तो ये जो पैट्रियार्की है परिवार के भीतर की, कि एक पुरुष है तो ना, मर्द है, पिता है, अगर उसके संबंध है बाहर दूसरी स्त्रियों से तो इससे उसकी मर्दानगी साबित होती है और वो प्रोवाइडर है। ये जो मूल्य है, ये मूल्य उन बच्चों के दिमाग में इस कदर बैठे हुए हैं कि उनको इस व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं होती है अपने पिता के, कि वो वफादार नहीं है उनकी मां के प्रति, लेकिन उनको इस बात से बहुत दिक्कत है कि उनके ही परिवार का एक सदस्य नक्सलाइट हो गया। फिर आप देखेंगे कि वर्ग का जो पहलू है, बहुत ही डेलिकेट मसले वो उठाती हैं बार बार, क्योंकि जो नक्सलाइट नौजवान थे गए थे उस जमाने में गांव में, जंगलों में, उनमें से बहुत सारे हजारों लोग उच्च मध्यम वर्ग के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले ब्राइट स्टूडेंट्स थे, विज्ञान के, कला के, साइंस के अच्छे घरों से आए हुए नौजवान थे, आदर्शवादी थे। उनको क्रांति की जरूरत महसूस हो रही थी क्योंकि उन्होंने लोगों का दुख देखा था, वो चले गए लड़ने के लिए। लेकिन जब वो लड़ने चले गए गांव में गरीबों के बीच, अपनी जान की परवाह न करके, जान की बाजी लगा के गए, लेकिन इससे क्या जो डिफरेंस था वर्ग का, जो लोग गए वहां पे और जो लोग वहां हैं, उनके बीच जो वर्ग की खाई है, वो वर्ग की खाई क्या पट जाती है? क्या वे लोग बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं? वो नहीं स्वीकार करते, वहां पे एक दूरी बनी रहती है। जब रति की मां भी जाती है एक दूसरे बच्चे की मां से मिलने, तो उसकी मां इस बात से बहुत परेशान है कि ये ऊंचे घर के लोग क्यों आ रहे हैं हमारे मोहल्ले में, ये हमारे घर में क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये हमारे घर में आ रही हैं तो हमारे मोहल्ले के लोग हमको शक की नजर से देखते हैं कि भाई क्या मामला है, क्या चक्कर है, ऐसे बड़े बड़े लोग क्यों तुम्हारे घर पे आते हैं। तो ये जो क्लास की खाई है उसको समझना, हालांकि उसमें ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि ये खाई है और ये सिर्फ आपके मान लेने से नहीं पट जाएगी, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और वो रहती है। तो महाश्वेता देवी की कहानियों, मास्टर साहब में भी आप जानते हैं मास्टर साहब को, जिन्होंने भोजपुर में खेतीहर मजदूरों की बगावत शुरू की और भोजपुर को नक्सलाइट रिवॉल्यूशन का बड़ा मेजर सेंटर बनाया, जिनको भोजपुर के लोग देवता की तरह, मसीहा की तरह पूजते थे, आदर करते थे, उनकी भी हत्या उन्हीं लोगों के हाथों। जमींदार जो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, जब वो कहीं अंडरग्राउंड दुकान पे बैठे चाय पी रहे हैं, किसी ने शोर मचा दिया, डाकू है, मार डालो। लोग मास्टर साहब को जानते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं था मास्टर साहब, वो पहचानते नहीं थे। किसी ने शोर मचा दिया, डाकू है, लोगों ने डाकू समझ के, मुजहर लोग थे, जिन मुजहर लोगों के लिए लड़ाइयां सारी लड़ी थी मास्टर साहब ने, उन्होंने, उनके हाथों ही उनकी हत्या हो गई। और जब उनको पता चला कि ये तो मास्टर साहब थे
ये डाकू नहीं था, तो फिर कई दिनों तक उनके घरों में चूल्हा नहीं जला, उनकी आंखों के आंसू नहीं थमे कि ये हमने क्या कर दिया, हमारे हाथों ये क्या हो गया। तो ये जो जटिल सच्चाइयां हैं, ये जो हमारे समाज की बहुत सारी जो डायमेंशंस हैं, जिसमें क्लास भी है, जिसमें जेंडर भी है, जिसमें गांव और शहर का डिवाइड भी है, जिसमें शिक्षा के बहुत सारे पहलू हैं, कल और आज भी स्त्री वाले प्रश्न पे चर्चा होती रही है। जैसे कल अरुण जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और बहुत अच्छी तरह से महाश्वेता देवी की राइटिंग को समराइज किया, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या महाश्वेता देवी को स्त्री लेखक कहना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि प्रेमचंद को तो हम पुरुष लेखक नहीं कहते हैं, अगर हम प्रेमचंद को पुरुष लेखक नहीं कहते हैं तो महाश्वेता देवी को स्त्री लेखक क्यों कहें, क्योंकि महाश्वेता देवी खुद भी अपने को फेमिनिस्ट नहीं कहती हैं, और महाश्वेता देवी जो सवाल उठाती हैं वो केवल स्त्रियों की अस्मिता का सवाल नहीं है। तो हम क्यों ये, कल ये भी हुआ कई तरह की चेतना हो गई है, ये चेतना वो चेतना, इतनी सारी चेतनाओं में बांटने की क्या जरूरत है मनुष्य की चेतना को, स्त्री पुरुष में, ब्राह्मण दलित में, अमीर गरीब में मनुष्यता को बांटने की क्या जरूरत है। लेखक तो मानवतावादी होता है, उसको तो मनुष्यता की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मनुष्यता की बात करते हैं, प्रेमचंद को पुरुष लेखक कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लेखक हमारे दिमाग में होता ही पुरुष है। जब हम लेखक कहते हैं, जब हम किसान मजदूर भी कहते हैं, तो हमें कोई औरत नहीं दिखाई पड़ती हमारे दिमाग में। ये भाषा है, हमें एक पुरुष ही दिखाई देता है। तो पुरुष लेखक को पुरुष लेखक कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्त्री लेखक, वो केवल स्त्री नहीं है, स्त्री का लिखना, स्त्री का लेखक होना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्चर है, एक बहुत बड़ी बगावत है। इसलिए इस बात को कहने की जरूरत है। भले महाश्वेता देवी अपने को स्त्रीवादी कहें या नहीं कहें, लेकिन ये कहने की जरूरत है वो स्त्री लेखक। पर महाश्वेता देवी का जो स्त्रीवाद है, स्त्री अस्मिता की बात करना बहुत जमाने से ये स्त्रीवाद की परिभाषा नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। ये तो पहली और दूसरी लहर जिसको कहते हैं उसकी बात है, लेकिन जिसको हम स्त्रीवाद की तीसरी लहर कहते हैं, उसमें स्त्री और पुरुष अस्मिता की बात करना स्त्रीवाद है ही नहीं, वो स्त्रीवाद के खिलाफ होना है। हम सब जानते हैं कि जो सबसे की शब्द है तीसरी और चौथी और पांचवी लहर में, वो है इंटरसेक्शनैलिटी। इसका मतलब क्या है? कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता है, कोई स्त्री पुरुष होता ही नहीं है। जब सारे पुरुष बराबर नहीं हैं, तो फिर सारी स्त्रियां सारे पुरुषों के बराबर कैसे हो सकती है? एक व्यक्ति जो एक स्त्री है, वो अमीर है या गरीब है, वो ब्राह्मण है या दलित है, वो शहर में रहती है या गांव में रहती है, वो अंग्रेजी हिंदी बोलती है या गांव की बोली बोलती है, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, वो किस तरह के कपड़े पहनती है, वो सिंगल मदर है कि नहीं है, वो LGBTQ में तो शामिल नहीं है। ये सारी की सारी चर्चा, आज जो हम LGBTQ की चर्चा सुनते हैं और बहुत सारी जो हम अस्मिताओं की बात करते हैं, ये सारी चीजें स्त्रीवादी थियरी के भीतर से निकली हुई चीजें, जो ये कहती हैं कि स्त्री होने का मतलब है पीड़ित की पहचान करना। ये जो अश्वेत स्त्रीवादी लेखिकाएं थी, उनकी तरफ से ये बात आई थी कि हम अपने दुख को जानते हैं, हम अपनी पीड़ा को जानते हैं, तो हम अपनी पीड़ा से दूसरों की पीड़ा की पहचान कर सकते हैं। अगर हम दूसरों की पीड़ा की पहचान नहीं कर सकते,
तो हम अपनी भी पीड़ा की पहचान नहीं कर सकते। तो आज का जो स्त्रीवाद है वो इंटरसेक्शनल स्त्रीवाद। आप महाश्वेता देवी में देखेंगे कि वो उसी तरह का स्त्रीवाद, चाहे वो बेस्ट स्टोरी लिखती हैं जिसकी बहुत सारी कहानियां चर्चा देती हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, समय तो मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया है। हाँ? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने तो समझा था कि नोटिस है। अच्छा, ओके। क्वेश्चन ये है कि अगर स्त्री लेखक कहने की जब जरूरत है तो लेखिका या कवित्री शब्द से परहेज क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा जायज सवाल है। जहां तक मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, उसमें समस्या ये है कि जब आप कहते हैं लेखिका, जब आप कहते हैं कवयित्री, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भाव शामिल है कि लेखक तो पुरुष होता है, कवि तो पुरुष होता है। ये नॉर्म है, ये सामान्य सी बात है कि लेखक है, कवि है, कलाकार है तो पुरुष होगा। अब कोई मान लीजिए लड़की भी हो गई कवि, तो लड़की अगर कवि हो गई तो ये रेखांकित करने की जरूरत है कि भाई वो लड़की होते हुए भी कवि हो गई है, इसलिए उसको हम कवित्री कहेंगे या लेखिका कहेंगे। तो जिन लोगों ने कहा कि हम लेखक लेखिका, कवि कवित्री, अध्यक्ष अध्यक्षा, राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी इस तरह के शब्द नहीं बनाएंगे, उनकी समझदारी बेसिकली ये थी। तो अगर ये समझदारी थी तो फिर स्त्री लेखक कहने की क्या जरूरत है? असल सवाल यही है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैंने कुछ देर पहले देने की कोशिश की थी कि स्त्री लेखक जब आप कहते हैं, स्त्री लेखक आप एक विशेष चीज पे जोर देने के लिए कहते हैं। स्त्री लेखक कहते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि महाश्वेता देवी या कृष्णा सोप्ती एक स्त्री लेखक है, तो लेखक होते हुए भी एक स्त्री होने का मतलब क्या होता है? एक स्त्री लेखक होने का मतलब क्या होता है? इन दोनों के नुएंसेस में फर्क है। जब आप लेखिका कहते हैं, जब आप कवित्री कहते हैं, तो लेखिका और कवित्री कहने में लेखक और कवि के ऊपर उसके जेंडर को अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि लेखिका और कवित्री एक जेंडर्ड शब्द है। जब आप लेखिका और कवित्री कहते हैं तो जेंडर हावी हो जाता है, लेकिन जब आप स्त्री लेखक कहते हैं या स्त्री कवि कहते हैं तो उसमें जेंडर हावी नहीं है, जेंडर पीछे है, पर जेंडर उपस्थित जरूर है। जेंडर उपस्थित जरूर है ताकि उसको बिल्कुल खत्म न कर दिया जाए, अनुपस्थित न कर दिया जाए। पर जब आप इस तरह से कहेंगे, हालांकि भाषा के ये खेल है, जैसे एक शब्द आया हमारे बीच, दिव्यांग, हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द था, जिनको हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड अंग्रेजी में। उसके लिए शब्द था विकलांग। उसके बाद एक शब्द प्रचलित किया गया दिव्यांग। क्यों? क्योंकि विकलांग कहने पे लगता है कि भाई ये अपमानजनक है, लेकिन विकलांग कहने में कोई अपमान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आंगिक विकलता की बात कर रहा है वो शब्द। पर दिव्यांग लाया क्यों गया? दिव्यांग तो इसीलिए लाया गया ना कि दिव्यांग कहने से ऐसा लगता है कोई दिव्य व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और उसकी विकलांगता पे ध्यान नहीं जाता है। उसकी विकलांगता शब्द की दिव्यता में छुप जाती है। पर क्या वो छुप जाती है? जैसे ही वो शब्द प्रचलित हो गया, वैसे ही दिव्यांग कहते ही आपको एक विवश व्यक्ति ही नजर आता है। तो ये भाषा के साथ लगातार चलते हुए प्रयोग और खेल है, और भाषा की अपनी एक लड़ाई है। लेकिन मैं अपनी सारी बातों को
समेटते हुए कहना चाहता हूँ, एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि महाश्वेता देवी के लिखने के बाद और हमारी उस पर इतनी चर्चा करने के बाद भी जमीन पे क्या हुआ, हमने क्या किया। जिन डीनोटिफाइड समुदायों के लिए महाश्वेता देवी ने जीवन भर संघर्ष किया, उनकी संख्या कितनी है भारत में? किसी को ठीक ठीक नहीं मालूम है। किसी को ठीक ठीक नहीं मालूम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि पिछले सेंसस में इस बात की कोशिश ही नहीं की गई कि डीनोटिफाइड समुदायों को या घुमंतू समुदायों को ठीक ठीक गिन लिया जाए। तो जो डीनोटिफाइड ट्राइब कमीशन है और दूसरी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जो अनुमान लगाए हैं उसके आधार पर कहते हैं कि कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग भारत में या तो डीनोटिफाइड समुदायों से हैं या घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदायों से। दुनिया के लगभग 300 देशों में केवल 16 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। यानी ये जो 10 से 15 करोड़ की संख्या अगर सही है तो लगभग दुनिया के 250 देशों की ये आबादी है। और ये जो 250 देशों की आबादी हमारे देश में है, ये लोग क्या हमें दिखाई देते हैं? जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब कहा था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना था, ये 1857 के पहले ही कभी बन गया था या उसके आसपास कभी बना था। उसको 49 में उस कानून को बदल दिया गया और कहा गया कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं है, उसको डीनोटिफाई किया जा रहा है। फिर उसका नाम पड़ गया डीनोटिफाइड ट्राइब। नाम तो बदल दिया गया लेकिन उस नाम की ध्वनि नहीं बदली, क्योंकि डीनोटिफाइड ट्राइब का मतलब ही है क्रिमिनल ट्राइब। और उसके बाद 52 में एक कानून बना दिया गया जिसको कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। ये जो कानून है आज भी 2025 में भी भारत के 15-16 राज्यों में कानून की किताबों में मौजूद है। हैबिचुअल ऑफेंडर, आप कुछ लोगों को आदतन अपराधी के रूप में चिन्हित करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को आदतन अपराधी के रूप में चिन्हित करते हैं, कानून ये कहता है कि किसी ने एक अपराध किया है तब वो अपराधी माना जाएगा। जब तक उसका अपराध साबित नहीं होगा वो अपराधी नहीं माना जा सकता। लेकिन आज भी हमारा कानून कहता है कि कुछ लोग आदतन अपराधी होते हैं। अगर 1-2 बार आपका अपराध पकड़ लिया गया तो पुलिस में आपका खाता खुल जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा और आप हमेशा के लिए पुलिस रिकॉर्ड में अपराधी स्थापित हो जाएंगे। ये कॉलोनियल माइंडसेट का कानून है। कुछ लोग होते ही अपराधी हैं। उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा अगर ये माइंडसेट, ये जो चीज है वो अभी बदली नहीं है। अभी भी ये कानून मौजूद है, पर क्या इस पे बात होती है? क्या इस पे बहस होती है? क्या हमने इतना भी काम किया है कि हम ये कहें कि ये शर्मनाक किस्म के कानून जो अंग्रेजों ने, आजकल हम कहते हैं हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून बदल रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून बदल रहे हैं तो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो सबसे शर्मनाक कानून है, जो पूरे समुदायों को, और पुलिस मैनुअल बने हुए हैं, पुलिस मैनुअल भी बदले नहीं है कि ऐसे लोग जब आपकी गिरफ्त में आए तो आपको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे उनका रिकॉर्ड रखना है, कैसे उनकी जासूसी करनी है, कैसे उसके पीछे पीछे घूमते रहना है। और विकास के नाम पे आप टेरोडक्टिल में आप पढ़ेंगे जो हम विकास कर रहे हैं आदिवासी समाजों का, उसमें वो आदिवासी लोग कहते हैं कि ये जो सड़क बन रही है, ये जो स्कूल बन रहे हैं, ये सड़क और स्कूल ये हमारे कब्रगाह हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी कब्र बनाई जा रही है, इन्हीं से हमें नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आप सुनते होंगे अखबारों में सरकार ये कहती है, बार बार कहती है, केवल यही सरकार नहीं कहती है, पुरानी भी कहती थी कि देखिए ये नक्सलाइट लोग कितने बुरे हैं, ये स्कूलों को तोड़ देते हैं, सड़कों को तोड़ देते हैं,
ये वही विसंवाद है बाहरी लोगों और ट्राइबल लोगों के बीच का, कि आपने जो सड़क बनाई है वो सड़क आदिवासियों को बर्बाद करने वाली है, और वो सड़क उन लोगों को वहां पहुंचाने वाली है जो आदिवासियों को बर्बाद करने वाला है। तो ये क्या टूट गया? क्या ये स्थिति बदल गई? ये स्थिति नहीं बदली। तो अगर 10 से 15 करोड़ लोगों की स्थिति में बदलाव नहीं आया है, उनकी स्थिति पहले से बदतर हुई है, तो फिर महाश्वेता देवी को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको वो बेचैन कर देंगी कि आप जानते हैं कि आपके बीच वो लोग हैं, तो आपने उनके लिए किया क्या है। यही वजह है कि लोग महाश्वेता देवी को अक्सर याद नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।